हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे एग्जाम्स बहुत ही नजदीक आ चुके हैं और आई होप आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन इसी बीच में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के नोट्स, जो आपके लिए किसी भी चैप्टर, किसी भी पोम, किसी भी स्टोरी को समझने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो इन नोट्स को अच्छी तरीके से स्टडी करिए, हमारे वीडियोस देखिए और हमारे साथ बने रहिए इस पोम के अंत तक, ताकि इन दोनों पोम्स को हम बहुत अच्छी तरह समझ सकें। इट्स योर फर्स्ट पोम, डस्ट ऑफ स्नो। एंड डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एन अमेरिकन पोएट। ये हम सब जानते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित की गई एक कविता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है। अब इस पोम के ऊपर किस तरीके से सवाल आ सकते हैं, कैसे आपको आंसर लिखना है। सवाल फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है, या इसके अलावा भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। What do crow, hemlock and dust of snow stand for? कि क्रो का यूज किसके लिए किया गया, या क्रो किसका सिंबल है, हेमलॉक किसका सिंबल है, या डस्ट ऑफ स्नो किसके लिए यूज किया गया। तो व्हाट चेंज्ड द पोएट्स मूड, या पोएट के मूड को किस चीज ने बदल दिया। तो इसके लिए हम चलते हैं कविता के इस सार के ऊपर, और इस कविता का जो थीम है, यहां पर सेंट्रल आइडिया मैंने दे रखा है। इस सेंट्रल आइडिया के बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। डस्ट ऑफ स्नो इज फ्लेक्स। डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की परतें होती हैं, विच आर ड्रॉप्ड बाय द क्रो ऑन द पोएट, जिसे पोएट के ऊपर एक क्रो ने गिरा दिया था। इट मीन्स द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। वो एक हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, तब एक कौवे ने उसके ऊपर बर्फ को गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया। इट चेंज्ड द पोएट्स ग्लूमी मूड, और इसने बदल दिया कवि के उदास मूड को। इट मींस कवि हैप्पी हो गया, या उसका मूड चेंज हो गया। सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे, और बाकी दिन बचा लिया। ऑन बीइंग रिग्रेटेड, रिग्रेटेड पश्चाताप में गुजरने से बाकी दिन उसका बच गया। इसका मतलब जो क्रो हुआ करता है, या डस्ट ऑफ स्नो हुआ करता है, या हेमलॉक ट्री हुआ करता है, ऐसा माना जाता है कि ये अच्छी चीजें नहीं होती हैं इंसान के लिए। ऐसी मान्यता है, एजम्पशंस हैं लोगों की। तो इसके लिए कवि बाद में भी कुछ बताता है। क्रो इज द सिंबल ऑफ अमीनस एंड क्रुकेड वर्ड, कि क्रो जो होता है अमीनस अपशगुन वाली और क्रुकेड वर्ड होती है, एक दुष्ट टाइप की चिड़िया हुआ करती है। ऐसा अमेरिका में मानते हैं, इंडिया में नहीं। द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट्स द स्कैंडुलस एटीट्यूड ऑफ पीपल। और डस्ट ऑफ स्नो क्या माना जाता है कि डस्ट ऑफ स्नो अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो वो एक स्कैंडलस एटीट्यूड होता है, षड्यंत्रकारी, लज्जाजनक नजरिया ऑफ पीपल हु पॉइजन्स अदर्स लाइफ बाय देयर विक्डनेस, जो अपनी दुष्टता से दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर दिया करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो को इसका सिंबल मानते हैं। द हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, ये तो हम सब जानते हैं कि हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है। हिज डे हैज नॉट वेस्टेड इन रिग्रेट, उसका दिन पश्चाताप में ना बीतता, बिकॉज ऑफ द ट्री एंड क्रो, लेकिन उसका दिन नहीं बीत चुका है पश्चाताप में, ट्री की वजह से, क्रो की वजह से, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से। मतलब कहने का मतलब ये है, ये क्रो जो है, डस्ट ऑफ स्नो है, या कौन सी चीज, हेमलॉक ट्री है, इन सब चीजों ने उसके दिन को बड़ा अच्छा बना दिया, दिन को बड़ा हैप्पी बना दिया। तो हमें इन चीजों को ऑमिनस नहीं मानना चाहिए, ऑस्पिशियस मानना चाहिए। ये थी सेंट्रल आइडिया। इसके साथ देखते हैं कि कविता में और कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी हमसे पूछते हैं कि राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम आप इजीली हमारा राइम स्कीम का एक वीडियो देख सकते हैं, उससे राइम स्कीम को समझ सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। ए बी सी डी इस कविता की राइम स्कीम है। तो एजोनेंस क्या होता है, एजोनेंस के बारे में सीखते हैं कि कविता में एजोनेंस पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है। द प्रोमिनेंस ऑफ अ वोवेल साउंड थ्रो आउट अ लाइन इज कॉल्ड एजोनेंस। एजोनेंट क्या होता है, प्रमुखता, एक वोवेल साउंड की प्रमुखता एक लाइन में पूरी, इज कॉल्ड एजोनेंस। जैसे
इन स्टैंजा फर्स्ट लाइन 2 में शू डाउन ऑन मी। तो देख सकते हैं कि ओ साउंड इज प्रोमिनेंट, यहां पर मुख्य है और ओ साउंड को बड़ी अच्छी तरीके से यूज किया गया है। दूसरी पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं कि दूसरी पोएटिक डिवाइस क्या है। दूसरी पोएटिक डिवाइस इसमें जो यूज की गई है इंजापमेंट। तो इंजापमेंट किस तरीके से यूज किया गया है। when the same sentence continues to the next line without use of any punctuation mark, बिना किसी पंचुएशन मार्क के एक सेंटेंस चलता रहे, मतलब न कॉमा लगे न फुल स्टॉप लगे और चलता रहे, तो वहां पर होता। नाउ वी वुड डिस्कस अबाउट सेकेंड पोएम। द पोएम इज ऑल्सो composed by और written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कविता भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। ये भी बड़ी सुंदर सी कविता है, इसमें भी एक हिडन मैसेज है। तो इसका सेंट्रल आइडिया आपको दे रहा हूं, सारे क्वेश्चंस इसी से कवर हो जाएंगे। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। तो व्हाट आर द आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। क्या आइडियाज हैं कि किस तरीके से दुनिया का अंत होने वाला है। तो देखते हैं आंसर को। फायर इज द सिंबल ऑफ ग्रोइंग डिजायर फॉर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आपसे पूछा जाता है कि फायर किसके लिए स्टैंड करता है, फायर किसका सिंबल है, फायर किस चीज का प्रतीक है, तो फायर किसे रिफर करता है। तो सभी का आंसर एक ही होने वाला है कि ग्रोइंग डिजायर फॉर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके लिए बढ़ती हुई इच्छाओं का प्रतीक है। और आइस, आइस इज द सिंबल ऑफ हैटर्ड, ये नफरत का प्रतीक है। तो इस कविता में टू मेन एजेंट्स को दर्शाया गया है। फर्स्ट वन है फायर और सेकेंड वन है आइस। दोनों सिंबल भी आप समझ गए किस चीज के हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू सी, कवि देखना चाहता है इट्स डिस्ट्रक्शन विथ फायर, फायर के साथ देखना चाहता है फर्स्ट टाइम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट अकेजन पर किस तरीके का डिस्ट्रक्शन देखना चाहता है तो आप लिख देंगे कि फायर के साथ। बट ऑन सेकेंड अकेजन ही विशेस टू सी इट्स डिस्ट्रक्शन विद आइस, इसकी तबाही बर्फ के साथ देखना चाहता है। द पोएट शोज अ कैटास्ट्रोफिक एंड, कभी इसमें क्या होता है कि एक कैटास्ट्रोफिक एंड दिखाता है, अंत दिखाता है, ईदर एज अ रिजल्ट ऑफ फायर और आइस, चाहे वो फायर से हो या आइस से हो साइमल्टेनियसली। तो लेकिन उसी दौरान देखती है वो सेम चीज क्या होती है, ही पोर्ट्रेट्स दीज टू इसेंशियल कंपोनेंट्स एज फीचर ऑफ डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस। लेकिन वो एक तस्वीर खींचता है इन दो इसेंशियल कंपोनेंट्स की एज डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस, जो तबाह कर देने वाली मानवीय इमोशंस होती हैं दो, वो क्या होती हैं, डिजायर और हैटर्ड। डिजायर और हैटर्ड से भी दुनिया तबाह हो जाती है। इट मींस फायर को उसने सिंबलाइज किया है डिजायर के साथ और आइस को सिंबलाइज किया है हैटर्ड के साथ। ये दोनों एजेंट हैं जो दुनिया को तबाह कर सकते हैं। राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं इस पोएम में। तो पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स हैं फायर, डिजायर, आइस, सफाइस। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी, ए बी, बी सी, बी सी बी। तो ये राइम स्कीम के बारे में वीडियो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया, वहां से आप राइम स्कीम का वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच की बात करें या पोएटिक डिवाइस की बात करें कौन सी यूज की गई, दैट इज पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जो इंसानी विशेषताओं को सजीव ऑब्जेक्ट बना देती है। ऐसा लगता है कि निर्जीव चीजें सजीव नजर आने लगे। जैसे एक एग्जांपल है कि डेथ लेस इट्स आइसी हैंड ऑन द किंग्स, मौत ने अपने ठंडे हाथों को राजा के ऊपर रख दिया, हालांकि मौत के हाथ नहीं होते। तो इसमें निर्जीव चीजों को, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को सजीव मान लिया जाता है। तो किसको सजीव माना गया है। इन दिस पोम फायर एंड आइस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये तबाही कर सकते हैं, इसीलिए फायर एंड आइस को सजीव सा माना गया है। सो द फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस जो इस पोम में है वो आपकी कौन सी है, पर्सोनिफिकेशन। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। अच्छी तरीके से इन नोट्स को समझ लें। अगर इन नोट्स की पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोम के साथ।
और ज्यादा नोट्स के साथ आपको मिलते हैं जल्दी ही।